दोस्तों अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री आनंद सिंह जी, जो कि मल्ला लखोरा से हैं और जिन्होंने कि महाकाली मंदिर में पानी और उसके साथ साथ सड़क बनवाई खलीडैया से। और वो वहाँ पे बहुत पहले से कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। आनंद जी, आपका महाकाली सम्मेलन 2020 में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा सर, थोड़ा सा अपना संक्षिप्त परिचय और उसके बाद फिर वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, मेरा नाम आनंद सिंह नेगी है और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय जय सिंह मोहर नेगी। मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय ठाकुर श्री धन सिंह मोहर नेगी था और मैं मल्ला लखोरा ग्राम सभा से हूँ। मैं इस समय वर्तमान में रामनगर में रहता हूँ और हरियाणा में भी रहता हूँ, दिल्ली में भी रहता हूँ। और मेरा कार्य क्षेत्र जो है, हाँ जी, मेरा कार्य क्षेत्र स्टोन क्रैशर से भी है, प्रॉपर्टी से भी है और यही मेरा परिचय है। और सर, तो ये जो आपका कार्य क्षेत्र है, ये आप कहाँ पे इसको करते हैं? उत्तराखंड में कर रहे हैं या रामनगर में कर रहे हैं, दिल्ली में? हाँ, कुछ काम रामनगर में है, कुछ दिल्ली में है और कुछ हरियाणा में है। अच्छा जी सर। सर, आपने वहाँ पे जो ये पानी का पहुँचाया माँ काली मंदिर में, बहुत ही अच्छा कार्य आपने किया। और कैसा क्या एक्सपीरियंस था? कहाँ से, मतलब क्या मोटिवेशन कहाँ से आपको मिला है? आपको कैसे लगा, क्यों लगा कि आपको ये करना चाहिए? और क्योंकि बहुत पहले से वहाँ पे ये चीज की डिमांड थी कि पानी नहीं था और हाइट पे काफी था, तो क्या चैलेंजेस थे वहाँ पे इस तरह के काम को करने के लिए? क्या दिक्कतें आपके सामने आई? हाँ, ये बड़ी रोचक कहानी है। हम मंदिर गए थे, मैं मेरी वाइफ। तो वहाँ पे सरायखेत के ध्यान सिंह जी सेठ जी हैं, जो उनके बच्चे और नाती पोते और बहुत सारी महिलाएं लड़कियां वहाँ पे एक जीप में आ रखी थी, खालेडिया से पैदल आई थी। तो वहाँ पे एक रिलैक्स रूम जो आपने बना रखा है बहुत अच्छा सा, जहाँ पे आराम से बैठते हैं लोग, तो वहाँ पे वो बैठे थे। तो धोबी घाट के पंडित जी थे उस समय, धोबी घाट के पुजारी जी थे, बुजुर्ग से। और उन्होंने उनसे कहा कि बूबा पैंट दे दे। जी जी। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि पैंट के खचरण चो बल हाथ मुख धोने के चरण तब मैं मंदिर में जाना, हाथ मुंह धोने के लिए चाहिए तो मैं मंदिर में जाऊंगी। हमारी सालियां थी वो। तो उन्होंने गढ़वाली में बोला कि बेटा यक पीण इग्निच पैणी त हाथ मुख कौक बधून, तो वो सिख जा मंदिर में। जी जी जी। कि बेटा यहाँ तो पानी पीने के लिए नहीं है, तो हाथ मुंह धो के मंदिर में दर्शन के लिए जाएगी, ऐसा कह रही है, तो तू ऐसे दर्शन कर ले। हैं तो वो बात मेरे बहुत चुभ गई, बहुत बहुत चुभी मेरे। और तो मैंने सोचा यार, हम इतना कुछ देश प्रदेश में इतना कुछ कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में, अपने गांव में हमारी कुल देवी जो है, हम वहाँ पे ये अगर ये सेवा भाव हमारे अंदर आया और फिर ये माँ की कृपा से कार्य संपन्न हुआ और वहीं पे इसकी ड्राइंग बनाई गई। 2 महीने का इसमें समय लगा मुझे, क्योंकि इसमें एक थोड़ा क्रिटिकल काम था ये। और तो सर, ये आपने स्वयं किया है या इसमें किसी बाहर की भी हेल्प ली गई है? और किस तरह से, मतलब जो कारीगर जिन्होंने वर्क किया है, वो वर्क फोर्स जो है, कहाँ से आपने वहाँ पे वर्क फोर्स तो हाँ, वो वर्क फोर्स तो समिति की थी, उन्होंने ठेका लिया था। पान सिंह बूबा जी हैं जो सील गांव के। तो उनसे मैंने, मेरे पिताजी ने, मेरे छोटे भाई भगत जो बीडीसी है, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि तुम यहाँ से पानी दे दो हमें। और उन्होंने हमें जो है पानी भी दिया और जमीन की जगह भी। हाँ हाँ, ये एग्जैक्टली ये जो पानी का सोर्स है वो कहाँ से, किस जगह से, पर्टिकुलर लोकेशन से कहाँ से आ रहा है? हाँ, ये जो छिबलाड़ बोलते हैं, छिबलाड़ का जो गधेरा जा रहा है नीचे, हमारे गांव में उसे कहते हैं, अभी गधेरा है वो। और ये शीलगांव और पल्ली गांव के बीच में है। और तो कितने किलोमीटर ये लाइन है जो यहाँ तक आ रही है? ये लाइन, हाँ, 1 किलोमीटर की हाइट पे गई ये लाइन है। अगर 1 किलोमीटर हाइट है इसकी लगभग। जी। और वहाँ पे पंपिंग आपने लगा रखा है, जो सुनने में आया कि पंपिंग के थ्रू ये होता है ऊपर तक? हाँ, एक अलग तरह का ट्यूबवेल सा बनाया गया है ये, क्योंकि मेरा रामनगर में भी ट्यूबवेल है और हरियाणा में भी ट्यूबवेल है। तो मैं देखता था ट्यूबवेल ऐसे होता है, जमीन में पानी ऐसे होता है। तो वो नई तरीके से हमने उसको एक टैंक को हमने जमीन मान लिया कि जमीन के अंदर पानी भरा हुआ है। अब हमने मोटर डाली उसमें, जैसे हमने रामनगर में भी ड्राइंग बनाई उसकी, किसी इंजीनियर की इसमें हेल्प नहीं ली गई। चूंकि हमारा पहले भी ट्यूबवेल था तो हमें ये पता था कि ट्यूबवेल ऐसा होता है, तो हमने उसका बड़े ट्यूबवेल का छोटा रूप बनाया वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, उसके मोटर के लिए, हाँ जी, उसकी मोटर के लिए हमें दिक्कत आई, तो उसकी मोटर फिर हमने अपने हिसाब से बनवाई, क्योंकि पहले सिंगल फेज की मोटर मांग रहे थे हम उनसे, वहां पे करंट नहीं था। फिर समिति ने कहा कि भाई हम जनरेटर दे देंगे, और समिति ने जनरेटर दे दिया, बोले तुम 3 फेज मोटर बनवा दो। तो मैंने इंदौर से बनवाई थी 3 फेज मोटर, इंदौर से उस समय। अब तो कई लोग बनवा रहे हैं। हाँ जी। यस, तो जैसे कि मतलब हम, कुछ लोगों को तो पता है ये चीज, बहुत कम लोगों को पता है कि मतलब हमने वहाँ पे पानी तो सबने देखा और रोड भी सबने देखी, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे पहले भी।
और कि मतलब ये एग्जैक्टली कौन पर्सन है जिनके पीछे जो है, कौन चेहरा है जो इस काम को करवाया जिन्होंने। और हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि आप आए और हमारे साथ आपने कन्वर्सेशन कर रहे हैं आप, और आपको अब बहुत सारे लोग जानेंगे, देखेंगे कि आप कौन है एग्जैक्टली कहाँ से। तो सर इसमें जो एक मेन है कि जो देखो हम सब थोड़े बहुत लोग जानते हैं कि हाँ पानी आ रहा है, लेकिन इसमें एक चीज है कि जो मेन उसका जो प्रोसेस है वहां से किस तरह से हो रहा है, वहां से पानी पिकअप जो हो रहा है, कि मतलब उसमें क्या क्या लाइट कहाँ से आ रही है, और इसका जो भी इन्वेस्टमेंट जो भी हो रहा है उस तरह से अभी भी तो उसमें कुछ ना कुछ लाइट का और उस सबका बिलिंग होती होगी, वो कहाँ से हो रही है, किस तरह से पूरा, क्योंकि हमारे जो दर्शक जानना चाहेंगे कि ये एक्चुअली प्रोजेक्ट जो है किस तरह से लगा हुआ है और कैसे वर्क हो रहा है। जी मैं शुरू से बताता हूँ। जैसे आपने कहा किस तरह से आ रहा है, तो जैसे एक वहां पे वाटर टैंक रखा गया है 2000 लीटर का। 2000 लीटर का वाटर टैंक रखा गया और उसके बीचों बीच से एक होल करा गया 10 फुट नीचे तक। वहां एक पाइप लगा दिया गया 10 फुट नीचे तक बीचों बीच से, जो टैंक 2000 लीटर का था। हेलो, हाँ आ रही आवाज? हाँ तो उसके बाद उसमें समरसेल मोटर डाल दी गई उस पाइप के अंदर, और वो टैंक जब फुल भरा रहेगा, टैंक जब तक एंड नहीं होगा जब तक मोटर चलती रहेगी, और करीब ये 5000 लीटर कैपेसिटी है, 2.5-3 घंटे में ऊपर भरेगा पानी, 2.5-3 घंटे में। और सर ये मोटर का जो बिल जो लाइट से चलती है जनरेटर से, इसका जो भी इसमें जो भी लग रहा है, हाँ ये महाकाली मंदिर समिति, हाँ महाकाली मंदिर समिति ने मुझे उस समय कहा था। पहले हम 3 फेस लाइट की लाइन ला रहे थे, लेकिन उसमें झंझट बहुत था, जब बर्फ गिर गई लाइट चली जाती है, बहुत बहुत दिनों तक नहीं आती है। तो हमने मंदिर समिति जो हमारी बहुत सहयोगी रही है इस कार्य में, उन्होंने डिस्कस किया हमने, तो उन्होंने 85-80 हजार का या 90 हजार समथिंग का जनरेटर हम रामनगर से ले गए थे, उसका पेमेंट समिति ने दिया है। हाँ तो उसमें बिलिंग का डीजल आता है, डीजल समिति लाती है जी। हाँ और सर जो रोड है, हाँ ये मैं टैंक के बारे में, हाँ जी मैं ट्यूबवेल के बारे में एक और बात बताऊं कि 2018 तक मैंने देखभाल की थी उसकी। 2018 तक ट्यूबवेल की जो मेंटेनेंस होती है 2018 तक की थी। उसके बाद फिर उन्होंने समिति के लोगों ने कहा कि हम कर लेंगे, तो वो डीजल लाते डालते हैं, कुछ खराब होता है तो मिस्त्री जाता है बनाता है जनरेटर को, और कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें कभी भी। और सर जो रोड आ रही है जो खड़ी से हमने देखा हुआ है, हमने भी देखा हुआ है। हाँ इसकी भी एक मैं रोचक बात आपको मैं बताता हूँ। इसकी एक रोचक बात ये है कि जैसे मंदिर में पानी का उद्घाटन हुआ तो उस समय हमारी जो यहाँ रामनगर से हम सामान ले गए थे, 5000 लोगों की 500 लोगों की राशन ले गए थे, 500 और वहां पे जब मुहूर्त हुआ और जब सब कुछ हुआ तो वहाँ 5400 लोग हो गए। अच्छा हाँ फिर क्या हुआ जी कि 500 लोगों का राशन और 5000 लोग आपके पास खाने वाले, तो फिर जब तक नीचे भगवान सिंह जी की दुकान में, हमारी दुकान में राशन लेने आदमी आता, वो एक कट्टा चावल का 35-40 किलो का आधे घंटे में ऊपर पहुंच रहा था जी। तो हमारे लोगों को भंडारा सही से नहीं मिल पाया। हमारे लोगों को माँ के भक्तों को कह लो, हमारे लोग तो कहाँ हुए। तो उस दिन मैंने सोचा अगर यहाँ से ये 0.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर लगभग ये जीप रोड बैठती है, अगर ये रोड काट दी जाए तो अब जैसे बलि पे भी सरकार रोक लगा रही है धीरे धीरे, और ये बंद हो जाएगी बिल्कुल, लोग भंडारे ही करेंगे, आने वाले समय में लोग भंडारे करेंगे। तो मैंने कहा अगर यहाँ तक ये धर्मशाला तक रोड बन जाए, धर्मशाला में भंडारे का सामान पहुंच जाएगा जीप से। तो जैसी समस्या मुझे आई कि 500 लोगों का राशन और 5000 लोग खाने वाले हो गए, फिर लोग ऐसे ही रह गए, ऐसी समस्या और किसी को नहीं आए, तो इसलिए मेरे मन में विचार आया। तो वो रोड मेरे पिताजी के नाम से मैंने बनाई है। मेरे पिताजी भी अब नहीं रहे दुनिया में, और जो जल का कार्य था वो मेरी माता जी के, श्रीमती भूरी देवी जी के नाम से, वो मैंने वहाँ पे माँ भगवती के चरणों में अर्पित किया था जी। जी सर, नहीं बहुत अच्छा आपने कार्य किया और बहुत ही मतलब अच्छा लगा ये सब सुन के भी। और तो सर अब आप जैसे अभी आप जाते हैं मंदिर में जाते हैं, तो अभी उस क्या मतलब आपको कैसा लगता है, किस तरह के वहाँ पे बदलाव हुए हैं और पहले से काफी अच्छा है या नहीं है, या क्या आप देना चाहोगे आगे भी समिति के लिए भी, खासकर मतलब जो हमारी बॉडी है। हाँ मंदिर में मैं देखता हूँ 2015 के बाद बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं, और चूंकि पानी नहीं था तो पानी बिन सब सुन जैसे कहावत भी है, और जब पीने का ही पानी नहीं था तो निर्माण के लिए पानी कहाँ से आता। उसके बाद धड़ाधड़ निर्माण हुए हैं, चंदे लोगों ने देना शुरू किए हैं। जब मैंने लाइन डाली भी नहीं थी उसी समय 1 लाख रुपए किसी ने पानी के टैंक के लिए मेरे सामने घोषणा करी थी कि मैं नीचे ऊपर टैंक बनाने के लिए, मतलब बहुत सारे लोगों चंदे दाने दाता लोग भी आगे बढ़े हैं उस समय से। काफी फर्क, हाँ काफी मंदिर की आमदनी में फर्क पड़ा है, और काफी लोगों को रोजगार मिल रहा है, मतलब वहाँ पे कहने का मतलब ये। जी सर मिस्टर दीपक, मेरे सहयोगी, आप कुछ पूछना चाहोगे सर से? सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पहले तो आपने हमारा ये एक्सेप्ट किया कि आप ये महाकाल हमारा सम्मेलन है,
क्वेश्चन ये है कि पहले देखो पानी की टंकियां तो पहले भी थी वहाँ पे, और लोग खाली हाँ जगह जी, से लेते थे पानी और वहाँ भरते थे। मतलब जतोड़े के लिए हाँ मेले जी, के टाइम की मैं बात आ रहा हूँ, मेले के टाइम पे ऐसा होता था कि लोग बड़ा टैंक मतलब घोड़े से भर के वहाँ भरते थे। तो हाँ टंकियां जी, तो पहले थी वहाँ पे, लेकिन वो पानी हाँ को जी, जब लोग पीते थे तो कोई कहता था यार इसमें पेट्रोल की बदबू आ रही है, कोई कह रहा है मिट्टी तेल की बदबू आ रही है, इस तरह की प्रॉब्लम तो थी। मतलब ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं खुद भी वहाँ जी, जी, पे मेरा। तो आपको ये जी, कैसा लगा, मतलब आपके पास ये कैसे आइडिया आया कि ये मतलब मोटर से पानी निकल जाएगा, या वहाँ पे बिजली उस टाइम पे तो मुझे लगा बिजली भी थी नहीं, किस तरीके से ये अभी मतलब ये आपने सोचा। और जैसे कि आज मैं देख रहा हूँ कि जैसे बुढ़ियाना हो गया या फिर मतलब खबड़िया हो गया, तले खबड़िया, ऐसी बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम अभी भी है। और हाँ उसकी जी, हाँ जी, उठाने ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप जैसे लोगों ने वहां तक पानी पहुंचा दिया, एक पूरी चोट मतलब ऊपर चोटी है और वहां तक एक पानी पहुंच गया, मुझे लगा इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। आप क्या कह सकते हो हाँ, कि गाँव में भी आप ये प्रॉब्लम हाँ, करते हो पानी की? हाँ, मेरा यही कहना होगा इसमें। जैसे थावड़िया में पानी गया है, तो थावड़िया में भी हमारे जीए जी रहते हैं, बूथ सिंह जी, उनके भाई भगत सिंह जी। तो उन्होंने हमसे बोला कैसे हुआ क्या हुआ, फिर उनका सामान भी यहाँ से हमने असेंबल करवाया, पैसे उन्होंने दिए और रामनगर से सामान भी भेजा, उनको टेक्नोलॉजी भी बताई। कोई बड़ी, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, पर कोई चीज किसी से भी हो जाती है तो उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, और समाज में जागरूकता इससे आती है, और लोग भी सीखें, ऐसी मैं भावना रखता हूँ। दूसरी बात की ये तिरछा काम कैसे मैंने पकड़ा, तो दीपक जी मैं आपको बता दूं, मैं शुरू से ही थोड़ा अजीब सा इंसान हूँ। और हम 7 भाई हैं, तो 7 भाइयों में सब मैं जरा मैं हटके हूँ थोड़ा सा। मैं लकीर का फकीर टाइप का नहीं हूँ। मेरे हाथ में यहाँ पे एक ब्रेसलेट हुआ करता था जो आजकल नहीं है। तो जब पानी, हम एक बार फेल भी हुए बीच में, हम एक बार बीच में फेल हो चुके थे। तो वो ब्रेसलेट लगभग 2.5 लाख का था मेरे हाथ में। तो मेरा एक हेल्प करता था, मेरा छोटा भाई का समान हो, अनिल, अनिल बोलते हैं उनको, काशीपुर रहता है। तो वो कह रहा है कि बाबूजी अब क्या करोगे। अरे मैंने कहा पानी ले जाएंगे, चाहे हमें जनरेटर का कुछ भी करना पड़े, चाहे मोटर बोरिंग यहाँ से बोरिंग की, हमें बोरिंग की गाड़ी आती है यहाँ पे, बोरिंग होता है ना जैसे हैंडपंप के लिए जैसे गाड़ी आती है, उसी बोरिंग की यहाँ पे गाड़ी आती है। तो मैंने कहा चाहे बोरिंग ले जाना पड़े। कह रहा पैसे, मैंने कहा ये ब्रेसलेट हम बेच देंगे। अभी वो मैंने पहन नहीं रखा है। तो मेरे को काम जो करना होता है, इंसान जब धरती में आया तो काम करने के लिए आया है, और इंसान ने मर जाना तो उसका नाम रह जाना और कुछ नहीं रह जाना। तो जो काम करना है, अब हम जैसे कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर वो जो कन्या ने बोला कि बुआ पैंट दे दे, उसके अंदर ये भावना है, क्या क्या पता माँ भगवती ने बोला हो कि ऐसा बोल, हमारे अंदर ऐसा विचार आया हो और लोगों ने मेरी मदद करी हो। अब सब कुछ होता, वो पानी नहीं देते, पान सिंह रावत जी अगर पानी नहीं देते तो फिर भी क्या होता, कुछ नहीं होता। तो सभी लोगों का सहयोग है, मेरे परिवार का सहयोग है, मेरे क्षेत्र का सहयोग है, महाकाली मंदिर समिति का बड़ा सहयोग है। उस दिन उन्होंने हमारा बहुत जबरदस्त स्वागत किया, जब पानी का उद्घाटन हुआ बहुत जबरदस्त किया। हम बहुत बहुत धनी है आपकी महाकाली मंदिर समिति जो वहाँ पे काम काम देखती है। और पेज का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरे बारे में हमेशा लिखते रहते हैं और बहुत बहुत करते रहते हैं। आगे भविष्य में भी मेरी कई योजनाएं हैं। जतोड़े के अलावा भी मेरे पास कई योजनाएं हैं कि वहाँ पे हम कई तरह के आयोजन कर सकते हैं। और भाई मंदिर समिति की आय बढ़ेगी तो और विकास होगा और काम होंगे। और जैसे अभी नौजवान लोग आप हो और आपके अंदर नई नई सोच है, आप विचारों को लाइए, पेज में डालिए, वैसे फोन से बताइए, और हर जगह पे आपका सहयोग, आपकी मदद और माँ के चरणों में हमारा शीश रहेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सर एक आप थोड़ा मतलब आप मुझे बस ये बताइए, हेलो, जैसे ये कोरोना वायरस था, इस वजह से अच्छा आवाज। बहुत सारी नौकरियां जो है वो चली गई, जैसे होटल से लेकर। आप क्या देखना चाहते हैं कि गाँव में भी क्या लोग रोजगार कर सकते हैं? आपका क्या मानना है? जैसे आप भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आप प्रॉपर्टी डीलर भी हो, आपने और भी चीजें आप करते हैं, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं अभी? आपका क्या है? हाँ, हाँ, गांव का तो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरी भी वहाँ पे एक दुकान है और हमने वहाँ पे घर भी बना रखा खाली डैम में। तो वो वहाँ पे गोविंद वहाँ पे दुकान में बैठता है, वहाँ पे बिक्री नहीं है। बिक्री मंदिर के भरोसे है। जैसे आजकल यहाँ से नौजवान हमारे गए हुए हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता से, बड़े शहरों से, तो आजकल मंदिर भी जाते हैं, आजकल उसकी अच्छी खासी बिक्री हो रही है। और नहीं तो सुनसान ही रहता है खाली। जैसे मंगलवार और शनिवार को अगर हमारे क्षेत्र से कोई पूजा करने आएगा तो उस पे 8-10 लोग आ जाएंगे, अगर गढ़वाल के क्षेत्र से आएगा तो नहीं आ पाएंगे। ऐसा रहता है। काम के साधन बहुत हैं, और अब हम धीरे धीरे इसमें कर रहे हैं कि उस क्षेत्र में कुछ हो सके। सबसे पहले हम अपने घर से लेते हैं, फिर ग्राम सभा से लेते हैं, फिर क्षेत्र से लेते हैं। तो अपने गाँव के लिए हमारी कोई एक मशरूम की भी योजना है, हो सकता है भगवान चाहेगा, भगवती माँ की कृपा होगी तो नवंबर दिसंबर तक हम उसे जो है धरातल पे ले आएंगे, ग्रास रूट पे काम होगा उसका। और अगर मशरूम पुरानी छन्नियों में हम मशरूम उगाएंगे, अगर पुरानी छन्नी हमें लोग देंगे, हम जैसे छन्नियाँ खाली पड़ी, हम कहते हैं हमें दे दो छन्नियाँ, तुम्हारी भी खाली पड़ी हमें दे दो। तो वो खाली पड़ी और अगर हम उसमें मशरूम उगा लें
और नेचुरल खेती करें, इस तरह की भी खेती आप करें, जैसे जो खेतों को जिन चीजों का रेट ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से सब कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ना हो पाए। और फिर जिद्दी स्वभाव होगा तो 1 मिनट को उसमें प्रकृति भी थोड़ा सा झुक जाती है, मेरा ही मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे देश पे आप आए, और इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। और हमारे साथ अभी हमारे साथ अभी हमारे विजय सिंह चौधरी जी, जो एमडी है अम्बे ग्रुप के, वो भी जुड़ चुके हैं। तो मैं उनको भी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी जी, विजय चौधरी जी, आप आए हमारे देश के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, लगता है उनका डिस्कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अनूप, आप और कुछ आपके मन में कोई सवाल है? आप नहीं, आप आनंद जी ने काफी कुछ बताया और काफी हेल्पफुल इंसाइट है कि किस तरह से वहाँ पे ये वर्क हुआ। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और आगे भी आपसे संपर्क करते रहेंगे। और हाँ बिल्कुल, हम हमेशा बनाए रखिएगा। जी सर। हाँ जी, हाँ जी। एक बात और रह गई थी दीपक जी, अगर आपके परमिशन हो मैं बताता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरी जो शिक्षा दिशा है 5वीं तक प्राइमरी पाठशाला मटखानी में हुई। जो खालिडैया में स्कूल है वहाँ पे मैंने 5वीं तक पढ़ा है। जब मैं 4थी क्लास में था तो मैं वहाँ पे गुरुजी थे हमारे, स्वर्गीय कुथाली राम जी हैं, काली गांव के, अब तो नहीं है, स्वर्गीय हो गए हैं। उस समय मेरे गुरुजी थे, वो मुझे माँ भगवती के मंदिर में ले गए थे अपने साथ। तो उन्होंने वहाँ पे बोले आनंद जो है दुआ मांगनी है यहाँ पे। मैंने कहा किस प्रकार की? तो बोले हमने माँ से जो है, मैं तो अपने ट्रांसफर मांगूंगा, ट्रांसफर। हाँ, तो कह रहे मेरा ट्रांसफर है, माँ भगवती मेरा ट्रांसफर हो जाए। और ये मेरा शिष्य है, मेरे को कहा उन्होंने ये ओवरसियर बन जाए, यानी इंजीनियर बन जाए। ये उन्होंने मुझे अच्छी तरह याद है, ये बात जो है सन 1983 की है। और मुझे माँ भगवती के मंदिर में ले गए थे, वहाँ पे जो हमारा थान है वहाँ पे उन्होंने ये माँ से कहा था कि माँ मेरा ट्रांसफर करवा दे और आनंद को इंजीनियर बना दे। माँ ने मुझे इंजीनियर नहीं बनाया, लेकिन माँ ने मुझे इतना सशक्त बनाया कि आज हमने इंजीनियरों को रखा हुआ है, हम पेमेंट कर रहे हैं। तो माँ भगवती की बहुत बड़ी कृपा है। और मैं अपने गुरु जी को भी फिर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, स्वर्गीय कुथाली राम जी को। और वो जहाँ भी हों, ईश्वर उनके चरणों में, उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। और गुरुजनों का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, जैसे माँ का भक्त हूँ। तो ये एक बात रह गई थी जो मैं आपके सामने रख दी मैंने। जी जी, बहुत बढ़िया सर, बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बोला थैंक यू। आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आपसे संपर्क करते रहेंगे, और आप जरूर आइएगा। जी जी, थैंक यू, नमस्कार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका माँ काली मंदिर में जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ विजय चौधरी जी है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद विजय चौधरी जी। विजय चौधरी जी, नमस्कार आप लोगों को। और सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, और साथ ही मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने ऑनलाइन जो अपना कॉन्फ्रेंस किया हुआ है उसमें मुझे भी इनवाइट किया, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी सर, आप अम्बे ग्रुप के आंटी हो, और ये थोड़ा सा हमें अपने कंपनी के बारे में कुछ बताएंगे, यानी किस तरह के आप प्रोडक्ट बनाते हो, किस तरह के आपका प्रोडक्शन है? जी, जो हमारी कंपनी है अम्बे फाइटो एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये माँ अम्बे के नाम से हमने इसको शुरू किया था। और जैसे कि नाम से है अम्बे माता का नाम, और फाइटो एक्सट्रैक्ट मतलब, फाइटो मतलब होता प्लांट, और एक्सट्रैक्ट मतलब होता उसके जो इंग्रेडिएंट है, या उसका हिंदी में कहते हैं घन सत्व, या उसका जो मतलब शरीर के लिए फायदेमंद जो एक्टिव उसके अंदर हैं उनको निकालने का काम करते हैं नेचुरल। तो जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है वो हमारे फूड में भी आते हैं, फार्मा में भी आते हैं, कॉस्मेटिक में भी आते हैं, जितने भी डे लाइफ में हम लोग चीजें यूज करते हैं उन सब में आता है। क्योंकि आजकल जो है सिंपल सा, अब एक कलर की बात करें तो कलर अभी तक जो भी आते हैं सिंथेटिक कलर आते हैं, लेकिन हम लोग
फूड के लिए, क्योंकि हम ह्यूमन के लिए कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो हम लोग नेचुरल कलर निकाल रहे हैं, जैसे कुरकुमिन, येलो कलर जो निकाल रहे हैं कुरकुमिन से, अपना पिंक या रेडिश कलर बीटरूट से, इसी तरह ग्रीन कलर अपना पालक से या नेटल लीफ से। इस तरह बहुत सारे कलर हम लोग निकाल रहे हैं जो कि फूड में यूज होते हैं। जी सर, मतलब ये एक तरफ से ऑर्गेनिक प्योर कलर्स हैं जो कि ये जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, राइट? जी जी जी। और क्योंकि अभी तक बहुत सारे साइड इफेक्ट लोगों को सिंथेटिक कलर जो आज तक हम लोग मिठाई में खाते हैं या आइसक्रीम में खाते हैं या किसी और चीज में खाते हैं, उससे कहीं ना कहीं बॉडी को साइड इफेक्ट होता है। तो उन चीजों को अब क्या कि नया कंसेप्ट आ रहा है नेचुरल का, तो वो नेचुरल चीजें हम लोग यहाँ पे बनाते हैं और वो सारा प्लांट बेस्ड होता है। जी सर, तो ये सर केवल कलर्स और इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर कोई प्रोडक्ट भी हैं हर्बल टाइप के और स्किन केयर और इन सब कैटेगरी में कवर करते हैं आप, या केवल इस तरह की इंग्रेडिएंट? हाँ, अभी हम लोग तो इंग्रेडिएंट बनाते हैं फार्मा कंपनियों के लिए या फूड कंपनी के लिए, आयुर्वेद कंपनी जो भी है उनके लिए हम बल्क ड्रग्स बनाते हैं। मतलब हम लोग उनको सप्लाई करते हैं, फिर वो अपना जैसे बाबा रामदेव जी हो गया या कोई भी और हिमालय हो गया, कोई भी और कंपनी होगी, वो फिर उनको अपना टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में या फॉर्मुलेशन में आगे मार्केट में निकालती है। लेकिन अभी जस्ट हमने एक यूनिट और लगाई हुई है यहाँ पे, वो अपना कॉस्मेटिक की है, और उसमें अपना जितना भी कोरोना से रिलेटेड अपने सैनिटाइजर वगैरह हो, या हम लोग आयुर्वेदिक के अंडर में भी इस तरह की चीजें बना रहे हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाएगा। जैसे अपना विटामिन सी निकाल रहे हैं आंवला से, ग्रीन आंवला जो हमारे इधर क्षेत्र में भी काफी होता है, उससे विटामिन सी निकाल रहे हैं। और भी चीजें जिंजर से, हल्दी से और पाइपरिन, और एक आयुर्वेदिक क्वाथ बना रहे हैं जिसमें अपना ब्लैक पेपर हो गया, सिनामन हो गया, जिंजर हो गया और तुलसी, इस तरह से हम लोग बना करके टैबलेट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में बना रहे हैं और आगे मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। जी सर, ये बहुत ही अच्छा काम आप लोग वहाँ पे कर रहे हैं। और एक्चुअल में क्या है कि उस तरह के चैलेंजेस, उस तरह की जगह पे ये सब करना भी एक अपने आप में चैलेंज है। तो सर किस तरह की वहाँ पे प्रॉब्लम्स है? आप कैसे रॉ मटेरियल को कहाँ से सोर्स कर रहे हो? क्या उसके सोर्स है? कैसे किस तरह की फाइट्स वहाँ पे हो रही है और किस क्वांटिटी में आप इनटेक कर रहे हो? कहाँ से आप ले रहे हो? वहाँ पे क्या प्लांट आपके हैं नियर बाय, या फिर आप कितने रेडियस को कवर कर रहे हो? नहीं, जैसे हमारा रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल हम लोग साल में जो है हम लोग टोटल रॉ मटेरियल 1000 टन के लगभग रॉ मटेरियल प्रोसेस करते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आंवला हम 150 टन प्रोसेस करते हैं। उसी तरह और चीजें भी आ गई, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, और जो बाहर से भी काफी चीजें आती हैं हमारी, तो टोटल हम 1000 टन के लगभग हम लोग इसको प्रोसेस करते हैं। जो हमारे लोकली रॉ मटेरियल होते हैं वो हमें बहुत ही कम मिल पाते हैं या उस वॉल्यूम में मिल नहीं पाते हैं, लेकिन हमें जो भी मिलते हैं हम लोग लोकली कलेक्ट करते हैं। जैसे हमने इस साल हमने लगभग 100 टन के लगभग आंवला हमने 3-4 ब्लॉक से अभी कलेक्ट किया हुआ है। नैन डांडा हो गया, बीरूखाल हो गया, और ये अपना सल्ट हो गया, और इधर अपना खाल से। पर्टिकुलर कुछ सेंटर हैं या फिर आप मतलब ऐसे रैंडम कलेक्ट करते हैं, या आपके कोई चैन बनी हुई है इस तरह की कलेक्ट करने की? हाँ, हमने सेंटर क्या हमने अपने वहां पे अपॉइंट किए हुए लोग, या मतलब वो एक एज ए कलेक्टर सेंटर हैं, वो लोग कलेक्ट करते हैं और आगे फिर हमें भेजते हैं। या तो कोई किसी के पास ज्यादा है, जैसे आंवला किसी के पास यदि 2 टन 5 टन 10 टन है, तो वो डायरेक्ट हमें भी सप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। और यदि किसी के पास 200-300 किलो है, तो वो वहाँ पे लोकल सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पे वो अपना दे देते हैं और वहाँ उनको पेमेंट हो जाती है। और सर वो जो अदर जो आप बता रहे हैं कि जो बाहर से सप्लाई आप लेते हैं, वो कौन से स्टेट्स हैं जहाँ से आप इस समय लेते हैं और किस तरह के? जैसे हमारा ये ग्रीन टी हो गया, ग्रीन कॉफी हो गया, और अपना जैसे डायबिटीज के लिए कुछ प्रोडक्ट आते हैं, जैसे एक लीफ होती है, बनावा लीफ बोलते हैं उसको, एक जिम्नीमा गुड़मार बोलते हैं हिंदी में। ये सारी चीजें बाहर से आती हैं, जैसे कि कुछ साउथ से आती है, कुछ एमपी से आती है, कुछ आसाम नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, और कुछ चीजें बाहर देशों से भी आती हैं। जी सर, तो इसका मतलब ये है कि आप बाहर से ले रहे हैं, लेकिन अगर हो सके वहीं पे ये चीजें अवेलेबल हो तो और भी बेटर होगा। हाँ देखो, बेटर तो होगा, लेकिन हर चीज हर जगह नहीं हो सकती। हमें वो चीज यहाँ पे करनी चाहिए जो यहाँ पे यहाँ के
टेम्परेचर यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से तो सर ठीक है, वही हम लोग करना आपने चाहते तो ये रिसर्च किया होगा इस तरह के, आपने तो पहले भी रिसर्च कंडक्ट किए होंगे और आपको इस तरह की जो क्लाइमेट है इसमें क्या हो सकता है ये सब पता होगा। तो आपने व्यूअर के लिए आप बताना चाहेंगे कुछ कि कोई पर्टिकुलर चीजें जो कि वो कर सकें फ्यूचर में, और आप जैसे लोगों को फिर एज सप्लाई मतलब ले सकें और सब कुछ इस तरह से चल सके एक अच्छा मतलब वहाँ पे। एक तो जैसे थोड़ा जो गर्म क्षेत्र है, जैसे हमारे जीरो खाल की तरफ थोड़ा गर्म एरिया है, या इधर अपना गौली खाल की तरफ गर्म एरिया है, तो वहाँ पे वो लोग आंवला लगा सकते हैं, तुलसी लगा सकते हैं, गिलोय काफी उस क्षेत्र में हो सकता है, एलोवेरा हो सकता है। इस तरह की चीजें अगर वो लगाएं तो हम लोग, क्योंकि हम बाहर से भी खरीदते हैं, यदि हमें लोकली मिलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हमें अपने क्षेत्र में मिल जाए। और सर क्या यहाँ पे अभी आपकी जो प्लांट है रसिया मादे में जो प्लांट है, इसमें कितनी वर्किंग कैपेसिटी, आप कितने वर्कर यहाँ पे हैं करंट स्टाफ में? और इसमें अभी जो हैं 150 से 200 के बीच में जो हैं एम्प्लॉय यहाँ पर हैं, और कुछ वैसे कैजुअल भी हैं, तो टोटल 200 के लगभग इसमें काम कर रहे हैं। जी सर जी। और सर एक क्वेश्चन आपसे है कि आप CSR के लिए भी आप कुछ कर रहे हैं वहाँ उस एरिया पर्टिकुलर एरिया में या उससे बिलोंगिंग एरिया में? हाँ, CSR के लिए हम लोग काफी कुछ करते हैं अपने, चाहे क्षेत्र में हो या कहीं भी, हम लोग पीछे नहीं रहते हैं। हम लोग हर साल एक तो यहाँ पे कैंप लगाते हैं जो बहुत बड़े लेवल पे लगाते हैं हम लोग, और जिसमें कम से कम 8-10 डॉक्टर आते हैं, एक्सरे होता है, ब्लड टेस्ट होता है, ECG होता है, सारी चीजों हम हर साल लगाते हैं उसको। लेकिन इस साल भी हमारा प्लानिंग था, लेकिन ये कोरोना की वजह से वो अभी कर नहीं पाए। दूसरा हम लोग एक कल्चरल के लिए प्रोग्राम करते हैं, तो हमारे जो यहीं पे सीली मल्ली में जमरिया में हम लोग एक कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, जिसमें कि अपने जो लोक गीत हैं, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, उस पे हम लोग काम करते हैं। और उसमें विशेष बात यह है कि उसमें कोई बाहर से आर्टिस्ट नहीं मंगाते हम लोग जो हमारे गांव की महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको हम बाहर निकालते हैं। और उनसे, क्योंकि एक नया कलाकार जो आज का कलाकार है, उसको वो गाने पता नहीं होंगे जो पुराने जमाने में चलते थे, या जो लोकगीत जो अपने घरों में गाते थे वो पता नहीं चलेंगे। लेकिन जो हमारी 80 या 60 या 70 से ऊपर की जनरेशन है, उनके पास वो खजाना पड़ा हुआ है। जी सर। तो उसको बाहर को निकालने के लिए हम उनका कंपटीशन कराते हैं, और ये पिछले 5 साल से हम लोग कर रहे हैं। और इसमें 20 से 25 टीमें हर साल भाग लेती हैं, और वो वही लोग होते हैं जो हमारे गांव में हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक तो उनको उत्साह होता है, और दूसरा जो नई जनरेशन को जो गाने, जो नृत्य, जो संगीत जो पहुंचाना चाहिए था, वो हम लोग पहुंचाते हैं। और इसमें जो जज जो हम लोग बुलाते हैं, वो हम जाने माने जो हमारे इस क्षेत्र में जिन्होंने लोक नृत्य में काम किया हुआ है, उन लोगों को बुलाते हैं, और वो इसको जज करके उनको कुछ और भी एडवाइस करते हैं, और उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है उनका, और जज से भी कुछ उनको सीखने को मिलता है। जी जी सर। सर एक क्वेश्चन है जी, एक क्वेश्चन है सर कि एक खासकर हमारे जो दर्शक हैं या उस एरिया के जो लोग हैं वो जानना चाहेंगे कि आपने जो पर्टिकुलर एरिया है रसिया महादेव के अराउंड जो आपकी प्लांट है, उसी को क्यों चुना है? कोई उसकी खास वजह है या कुछ इस तरह से? नहीं, खास वजह ये है कि ये हमारा गांव है। ओके ओके। जी जी। और दूसरी बात ये, यहाँ फैक्ट्री लगाने की ये दूसरी वजह ये है कि हमें पर्सनली ये लगता है कि अगर मैं दिल्ली में, मुंबई या गुजरात में जहाँ हमारी फैक्ट्री थी, अगर वहाँ काम करते हैं तो उससे हमारे जो पहाड़ का कोई भला नहीं होगा। हमारे पहाड़ दिन ब दिन जो हैं खाली होते जा रहे हैं, और कुछ दिनों बाद अगर हम भी वहीं रहेंगे और हमारा कोई संपर्क नहीं रहेगा, तो हमारे आने वाले जनरेशन भी भूल जाएगी कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इस उद्देश्य को लेकर के हमने यहाँ पे जो अपने सीली मल्ली ग्राम सभा में हमने फैक्ट्री लगाई, और ये हमने दिल से लगाई हुई है, कोई मतलब इस तरह प्रॉफिट कमाने के लिए या इस तरह से नहीं लगाई हुई है। माँ अम्बे या माँ भगवती, माँ कालिंगा की कृपा है कि हम लोग को इसमें मतलब बहुत ही अच्छी चल रही है हमारी फैक्ट्री। जी। और सर इसमें इस तरह का भी कोई आपके सामने चैलेंजेस आते हैं कि जो आप हायरिंग करते हैं उसमें कुछ अगर आप जिस लोकेशन में आप हैं वहाँ पे कुछ इस तरह के चैलेंजेस तो नहीं आते, वर्क फोर्स स्किल नहीं है या इस तरह से कुछ
मतलब कि टैलेंट। ये एक्चुअली ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि हमें जो स्किल मैन पावर चाहिए होती है, जो टेक्निकल मैन पावर चाहिए होती है, उसको हायर करने में हमें बहुत बड़ी दिक्कत होती है। या फिर आते हैं तो हमें मतलब इंडस्ट्री से जस्ट डबल या इस तरह से पे करना पड़ता है उनको, तो तभी उसके लिए ट्रेनिंग और कुछ आपका कोई प्रोग्राम उस तरह से भी होगा इंटरनल इस तरह से? हाँ, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, जो अपने लोकली जो लोग हैं जो एजुकेटेड हैं उनको ट्रेन करते हैं और उनको इस फील्ड में आगे करते हैं कि ताकि वो आगे आकर के मतलब जो पोजीशन है वो ले सके। जी सर जी मेरे कलीग दीपक के पास भी कुछ क्वेश्चन है, तो दीपक प्लीज आप बताइए। मेरा एक क्वेश्चन है, आपको यानी टीवी पर देखकर किस तरह के प्रोग्राम, जैसे कि मैं जानता हूँ गाँव में एक फैक्ट्री खोलना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यातायात की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब ट्रांसपोर्ट का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, लेबर की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किल्स की प्रॉब्लम है, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम मतलब शुरू में आपने फेस करी है? देखिए दीपक जी, कोई भी काम करने के लिए आपको पैसा मिले, लेबर फोर्स मिले और आपकी इच्छा शक्ति ना हो तो काम हो नहीं सकता। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये हमारा एक इच्छा शक्ति थी कि हमें अपने गांव में कुछ करना है और हमें इसमें लाख दिक्कतें होती हैं। अब मैं एक छोटी सी बात बताऊं, हम लोग हमारा जो बॉयलर है यहाँ पे 3 और 4 टन लकड़ी पर डे कंजप्शन है बॉयलर की, और वो सारी लकड़ियां रामनगर से आती है। ट्रांसपोर्ट की आप करें तो ट्रांसपोर्ट यहाँ काशीपुर से पहले कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो उसके लिए हमने पूरी व्यवस्था बनाई हुई है। हमारे 2-3 ट्रक चलते रहते हैं, कोई लकड़ी लाता है, कोई माल सप्लाई करता है, कोई माल लाता है। इस तरह से हमने व्यवस्था बनाई हुई है। लाइट की बहुत दिक्कत है यहाँ पे, हमने पूरी सीयूसी से और यहाँ तक पूरी लाइन को पूरा चेंज करवाया, जहां जहां दिक्कत थी वो सही किया। उससे यह हो गया हमारे क्षेत्र को भी बहुत फायदा हुआ। अब लाइट नहीं जाती कभी, और एक इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पूरी पावर सप्लाई भी होती है। दूसरा, कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान है, तो कुछ फायदे भी हैं। और वो फायदे ये है कि हम लोग यहाँ पे काम करते हैं और हमें उसका बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि हम अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच काम कर रहे हैं, तो इसका एक आनंद तो है ही है, सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। और माँ भगवती की कृपा से हम लोग बहुत अच्छा भी कर रहे हैं और दिन ब दिन हमारी फैक्ट्री बड़ी होती जा रही है। बहुत बहुत बड़ी बात है कि आप अगर 150 लोगों को भी रोजगार का गाँव में मिलता है तो मुझे लगता है इससे बड़ी बात और ये बहुत नेक काम कर रहे हैं आप लोग। लेकिन सर ये आइडिया कैसे आ गया कि नहीं फैक्ट्री लगानी है तो वहीं गाँव में ही लगानी है, ये कैसे आइडिया आ गया आपको कि नहीं वहीं करना है काम? नहीं, देखो दीपक जी, और हम लोग जो हैं, जो हमारे माल बनता है और जो हम लोग यहाँ बहुत कम यहाँ पे इंडिया में सप्लाई करते हैं और देश विदेशों में हम लोग सप्लाई करते हैं और देश विदेशों में हम लोग जाते हैं। अब जब वहां जाते हैं तो हम देखते हैं यार हमारा जो क्षेत्र है, जो पौड़ी का क्षेत्र या हमारा गाँव, वो कितना पिछड़ा हुआ है, लोग कितना पलायन कर रहे हैं। तो उससे हमें आइडिया आया कि यार कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमें भी कुछ करना चाहिए अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए। हम कब तक सरकार के भरोसे बैठे रहें कि वहाँ रोजगार उत्पन्न करे और इस तरह से कुछ करे। तो इसी उद्देश्य से हम लेके चले थे इसको, और 2008 से हमने शुरू किया था और 2010-11 से हमने प्रोडक्शन लेना इसको शुरू किया था। और आज यहाँ पे 10 साल हो गए। और आप यदि आप कभी इस रास्ते जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि फैक्ट्री दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चारों दिशाओं में बढ़ती जा रही है। सर देखो मैं एक्चुअली मेरा गांव कोठा में ही है और हम मतलब जब भी आते हैं मतलब साथ में 2-3 चक्कर तो लगा ही देते हैं, हम देखते हैं, हमें पता भी है। लेकिन मैं एक चीज चाहूँ, रोड जो है बड़ी मतलब बहुत खराब भी है, और क्या प्रॉब्लम आप फेस नहीं करते हो? मतलब ट्रांसपोर्ट से लेकर है, मुझे लग रहा है प्रॉब्लम तो होनी चाहिए क्योंकि रोड जो है वो बड़ी बेकार है। जी, देखो रोड तो बहुत बेकार है, लेकिन अब समस्या है तो उसको समाधान भी निकालने पड़ते हैं या उस समस्याओं के साथ काम भी करना पड़ता है। जहां तक रोड की व्यवस्था है तो आपको पता ही है, मरचुला से और यहाँ तक तो बहुत दिक्कत है। या फिर आपका ये कुमाऊं वाली रोड ठीक है तो उसको भी यूज करते हैं हम लोग। दोनों तरफ से हमें रोड की सुविधा मिलती है। ट्रांसपोर्ट के नाम पे तो आपको मैंने पहले भी बताया आपको कि हम लोग अपना ही, हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है खुद कंपनी का अपना है,
हमारे 2-3 ट्रक चलते हैं, छोटे छोटे वाले मैक्स बोलेरो चलती है, जो ये मैनेज करती रहती है अपना। सर मैंने एक चीज और है, मैंने सुना है कि आपके मतलब बहुत सारे जो इम्प्लॉय है, कुछ इम्प्लॉय के लिए आपने अपना यानी कुछ रहने के लिए दिया है, कुछ आप प्लांटेशन भी कर रहे हो वहाँ पे, क्या इससे सच्चाई है? हम कोशिश करते हैं कि अपने एम्प्लॉय के लिए ज्यादा से ज्यादा करें, लेकिन पहाड़ में कुछ लिमिटेशन होती हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि प्रत्येक एम्प्लॉय को रहने और खाने की व्यवस्था करें, लेकिन इतना हो नहीं पाता। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो जितना हो सके उतना करें। तो इसमें एम्प्लॉय को हम लोग क्या करते हैं कि जो भी बाहर से वर्कर है उनको 500 रुपीज हम एक्स्ट्रा पे करते हैं कि वो रूम या जो भी है उसकी व्यवस्था करके, और उनका रेंट खुद कंपनी पे करती है। दूसरा, जितने भी लोग हैं, कुछ लोगों की व्यवस्था, खाने पीने रहने की व्यवस्था सारा कंपनी अपने उस पे करती है। साथ में एम्प्लॉय के लिए हम लोग ये करते हैं कि साल में हम लोग एक टूर बाहर का रखते हैं, और उसमें उनको इस तरह से 5 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में या रिजॉर्ट में अच्छी जगह में रखते हैं, और वहाँ 2 डे 1 नाइट या 3 डे और 2 नाइट का उनका स्टे करवाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं होती है, जैसे उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि वर्कर या मैनेजर या स्टाफ, इस तरह कुछ नहीं होता, सबके लिए सेम व्यवस्था होती है। एक चीज और, आप क्वालिटी मेंटेन कैसे करते हो, यानी क्वालिटी को कैसे आप मेंटेन करके रखते हो? दीपक जी, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो सारा एक्सपोर्ट होता है ना, तो इसमें हमारा जो क्वालिटी का जो इशू है वो सबसे मेन है, क्योंकि इंडिया में आप कुछ भी बेचो उतना मैटर नहीं करता है। हालांकि जब से मोदी गवर्नमेंट आई तब से उन्होंने सारी रेगुलेटरी बना दी, फूड का जो है अलग से एक मैनुअल बना दिया। तो हमारे यहाँ पे सारी मशीनरी, क्वालिटी लैब, क्यूसी लैब, R&D लैब सारी हमारे यहाँ पे हैं, और हमारे R&D QC कम से कम 20 के लगभग लोग काम करते हैं इसमें, और सारे हाईली क्वालिफाइड हैं, MSc हैं, PhD हैं, डॉक्टर हैं जो यहाँ पे बैठते हैं, और वो सारा एक क्वालिटी चेक करते हैं। जहां तक हमारा ये कि हमारा हर महीने या 2 महीने में बाहर से, फॉरेन कंट्री से, USA से और यूरोप से, इजराइल से लोग आकर के ऑडिट करते हैं यहाँ पे कि जो वो चीजें ले रही हैं वो स्टैंडर्ड की हैं या नहीं है, या जिनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, या जो क्वालिटी टेस्टिंग का मेथड है, या जो भी इनसाइड हम लोग करते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है या नहीं है, वो सारा यहाँ पे ऑडिट हर 2 महीने में, 3 महीने में होता है। हमारी कंपनी GMO है, ISO है, FSSC 22000 सर्टिफाइड है, हैकएप सर्टिफाइड है, यदि आप लोग अवेयर होंगे इन चीजों से। तो इन जो भी ऑडिट होता है ये बाहर से लोग आते हैं और इसको ओके करते हैं कि ये जो फैक्ट्री है वो उस स्टैंडर्ड पे चल रही है या नहीं चल रही। एक चीज है जो मैंने अक्सर लोगों के मुंह से सुना है, यानी मैंने बहुत बार लोगों को सुना कि अगर हम कुछ चीज प्रोडक्शन कर भी दे गाँव में, जैसे मैं नए लोगों के लिए जो आज की टेंशन लड़की है वहाँ पे छोटे छोटे व्यवसाय, यानी व्यवसाय का मतलब मैं ये मानता हूँ कि व्यवसाय का मतलब है 4 लोगों को रोजगार देना। अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं तो 4 लोगों को रोजगार मिलता है ना। तो कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था है कहाँ माल बेचे, यानी अगर मैंने मशरूम कर दिए या मैंने इस तरह के कुछ छोटे छोटे प्रोडक्शन, लेकिन मार्केटिंग की बड़ी प्रॉब्लम है। क्या सर आपको भी इस तरह की मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, या पहले से आपके जो क्लाइंट थे या नहीं? देखो हम लोग जो हम लोग जो चलते हैं उल्टा चलते हैं। लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं। हम लोग चीजों की मार्केटिंग करते हैं और उसके बाद उसका प्रोडक्शन करते हैं। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है, हमारा वे ऑफ थिंकिंग अलग है। तो इस वजह से हमें कोई भी दिक्कत अभी तक आई नहीं है। मैं जो लोग अपने क्षेत्र में कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे सब्जी उगाना चाहते हैं, मशरूम करना चाहते हैं, छोटे मोटे उद्योग लगाना चाहते हैं, उनसे भी मेरा यही निवेदन है, पहले मार्केटिंग करना चाहिए इस चीजों का, किस तरह से आप मार्केट में ले जाएंगे और उसके बाद प्रोडक्शन करें। अदरवाइज मार्केट में एक से एक लोग बैठे हुए हैं और वो आपको 2 मिनट में आउट कर देंगे मार्केट से। तो ये पहले आप मार्केट सीखिए, उसके बाद प्रोडक्शन करना सीखिए। ठीक है, आपने ये बहुत अच्छी मतलब मुझे बहुत अच्छी बात बताई आपने कि मार्केटिंग पहले है, क्योंकि ये मुझे लगता है चाइना का भी ये मंत्र है कि वो पहले पूरा स्टडी करता है उसको,
और उसके बाद बल्क में प्रोडक्ट निकाल देता है, उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है। पहले वो स्टडी करता है मार्केट में कितना चलेगा क्या चलेगा, पूरा स्टडी करता है। तो आपने जो बात बताई है बहुत बेहतरीन मुझे लगता है, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं शायद वो देख रहे होंगे, क्योंकि उन लोगों की ये हरदम प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों के लिए हरदम क्वेश्चन है कि यार हम माल तो ले लेकिन कहाँ बेचे। जैसे लोकल चीजें के लिए भी लोग कहते हैं हम बेचे कहाँ। मुझे लगता है कि अगर क्वालिटी है तो लोग हर कोई लेने के लिए तैयार है। जी जी, यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो पहले मार्केटिंग, उसके बाद अपना प्रोडक्शन और तीसरा क्वालिटी, ये तीनों चीजें आपके पास है तो कोई आपको मार्केट से फेल नहीं कर सकता। हाँ, जैसे सर कंपटीशन भी बढ़ रहा है, कंपटीशन लेकर आप क्या सोचते हो? जैसे कंपटीशन लोग कई बार ये भी कहते हैं, देखो कंपटीशन जरूरी है मार्केट में, उससे कंज्यूमर को भी अच्छा प्रोडक्ट अच्छे रेट पे मिलता है, तो उस चीज से घबराने नहीं चाहिए। दूसरा बंदा भी या दूसरा जो प्रोड्यूसर है वो भी तभी माल मार्केट में निकालेगा जब उसको कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, तो आपको भी इतना प्रॉफिट मिलेगा कि आप कुछ उसमें कर सकते हैं। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं कंपटीशन से। आप वॉल्यूम में काम करें और मिनिमम मार्जिन पे काम करें, क्वालिटी पे काम करें, तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती। एक क्वेश्चन और है कि भविष्य में क्या हम ऐसी उम्मीद करते हैं, क्या भविष्य में जैसे आपने अपने बारे में लगाया है तो कहीं और भी आप प्लान कर रहे हैं, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? हाँ, हम लोग अभी एक नया प्लांट जो है वो सितारगंज में हमारा प्लांट लग रहा है वहाँ पे, तो कोरोना की वजह से उस पर काम नहीं हो पाया, तो आशा करते हैं अगले 1-2 महीने में उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। मेरे सहयोगी अनूप जी है। अनूप जी, आपके कुछ क्वेश्चन हैं? नहीं, अब क्वेश्चन तो उन्होंने बहुत अच्छे से कवर किए हैं। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन है बस कि महाकाली मंदिर के बारे में आपका क्या विचार है, और आप वहाँ पे गए हैं तो किस तरह के बदलाव आपने देखे हैं और क्या सजेशन आपकी तरफ से होगा? ये हमारे क्षेत्र के लिए और ये बहुत माँ का आशीर्वाद है कि माता रानी हमारे क्षेत्र में विराजमान है। और मैं तो ये कहूंगा कि हमारे जितना भी ये क्षेत्र है, चाहे वो कुमाऊं का हो, गढ़वाल हो, दुसांत क्षेत्र जो भी है, उसमें बड़ी समृद्धि है, और चाहे वो खेती से लें या किसी भी चीज से लें, तो ये माता की कृपा ही है। और हम लोग भी ये कोशिश करते हैं कि जब भी माता जी का वो मेला लगता है, जतोड़ा लगता है, तो उसमें कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करें। और इस साल हमने भी वहाँ भंडारा लगाने की सोची थी कि मंदिर प्रांगण में, जैसे अपने पीछे नेगी जी बता रहे थे कि वहाँ पे भंडारा वगैरह लोग लगाएंगे, तो हमने इस बार कोशिश की थी, लेकिन वो बर्फ गिरने की वजह से हम ऊपर तक पहुंच नहीं पाए। तो हमने फिर नीचे क्वाटा में उस भंडारे को लगाया, और माता रानी की कृपा से जब से लगा, और शाम को जब तक आखिरी आदमी ऊपर से नीचे नहीं आया, भक्त नीचे नहीं पहुंचा, तब तक वो चलता रहा कंटिन्यू। मतलब इतना माता रानी की कृपा रखी कि कहीं पे कमी नहीं पड़ी मतलब। और दूसरा, मैं मंदिर समिति से मैं ये कहना चाहता हूँ कि माता रानी की कृपा है और सब लोग भक्त चाहते हैं कि कुछ नया हो क्षेत्र में, तो और मैं समिति से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो एक तो पहले तो मैं थैंक यू करूंगा उनका कि जो अभी कुछ सालों में मंदिर का जो दिखा विकास कार्य जो दिखा वहाँ पे, वो बहुत ही काबिल तारीफ है, और उसके लिए समिति बधाई की पात्र है। और मैं चाहूंगा कि इस लक्ष्य को आगे भी ले जाए। वो माता रानी की कृपा से माता के करोड़ों भक्त हैं, और अगर वहां पे मंदिर समिति कुछ ऐसा डिजाइन करती है, छोटा सा एक स्कूल खोल दे, कुछ मेडिकल के लिए या हॉस्पिटल के लिए छोटा सा एक क्लिनिक खोल दे, कुछ इस तरह से व्यवस्था है अपने क्षेत्र में करें माता रानी के नाम से, तो करोड़ों भक्त उसमें आगे आएंगे और हमारे क्षेत्र को भी लाभ होगा, और कहीं ना कहीं इससे समृद्धि आएगी क्षेत्र में। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी आपका। आप आए हमारे इस सम्मेलन में, और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और इसको आप करते रहिएगा, और भविष्य में भी आपसे मुलाकात होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत।